बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का ये सेट नंबर 2 है दोस्तों। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी का मॉडल सेट 1 भी करा दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको सेट 2 को कंप्लीटली कराने वाला हूं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और आपने अगर सेट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे सेट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न कहता है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने चैप्टर 1 में नियतिवाद के बारे में, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद, इन सभी अवधारणाओं के बारे में पढ़ा। उसी के बीच एक आपकी नई अवधारणा, नई संकल्पना प्रस्तुत की गई थी और उस संकल्पना का नाम था नौ निश्चयवाद संकल्पना। तो प्रश्न पूछता है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। सही आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ग्रिफिथ टेलर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम इसमें से आपका मात्रात्मक क्रांति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं ऑप्शंस को रीड नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं आंसर को टिक कर रहा हूं ताकि आपका कम समय में हम लोग जल्दी से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाता है। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं। थर्ड नंबर प्रश्न आप देखोगे, प्रश्न कहता है कि किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो किसने कहा था, एलन सी सैंपल द्वारा यह जो कथन है मानव भूगोल का डिफिनीशन दिया गया था। आपको अनेक तरह के मानव भूगोल के डिफिनीशन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें अर्थ की तो अर्थ सबका एक ही निकलता है। जैसे कि रैटजेल के द्वारा भी डिफिनीशन आपको देखने के लिए मिलता है, एलन सी सैंपल के द्वारा, तो बहुत सारे आपको डिफिनीशन देखने के लिए मिल जाते हैं मानव भूगोल को। तो याद रखिएगा, ये जो डिफिनीशन है मानव भूगोल, जो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये एलन सी सैंपल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आप देखोगे, 4 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो सैन्य भूगोल आपका जो आता है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। क्या जी, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, सैन्य भूगोल जो आता है वो आपका राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन बोले तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको पता है कि ऐसे विश्व के ऐसे 6 देश ऐसे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, जो कि विश्व के टोटल पॉपुलेशन का 60% जो होते हैं वो खुद ही कवर कर लेते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्यादातर जनसंख्या जो होती है वो टोटल वर्ल्ड की अगर बात करें तो निवास करती है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण बोले तो लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना, यानी कि जाना। तो कौन जो होता है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष करने का मतलब कि वो, अब देखिए, दो कारक होते हैं आपके, अपकर्ष कारक आपका होता है और एक आपका प्रतिकर्ष कारक होता है। अपकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जो आपको अपनी ओर खींचते हैं, मतलब कहते हैं कि आजा तू मेरे पास आजा। और प्रतिकर्ष कारक होता है जो आपको अपनी ओर से दूर भगाता है। तो जहां पे बेरोजगारी रहेगा वहां से आप दूर भागना चाहेंगे ही चाहेंगे, जलाभाव, जल की कमी रहेगी वहां से भी भागना चाहेंगे, महामारियां जहां रहेगी वहां से भी भागना चाहेंगे। सही जवाब आपका हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं, ये आपका अपकर्ष कारक है। और प्रश्न आपका दिया है कि कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये अपकर्ष कारक है। ये आपको अपनी ओर खींचता है। जहां पे शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी रहती है वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महादेश में। देखिए, वृद्धि दर पूछ रहा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा नहीं पूछ रहा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या तो एशिया में है, लेकिन पूछ रहा है वृद्धि दर, तो इसका सही आंसर आपका अफ्रीका में हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर जो है, जो ग्रोथ रेट है, अभी वृद्धि का जो दर है वो सबसे ज्यादा आपका अफ्रीका में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 55 करोड़। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 नंबर कहता है आपसे कि निम्नलिखित संख्या में कौन जो है वो जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या होती है, ये जो ग्रुप होता है, ये कार्यशील में आते हैं, ये कार्य करते हैं और कार्यशील आयु वर्ग में इनको रखा जाता है। आप भी जो है वो कार्यशील आयु वर्ग में ही आते हैं, इसलिए कार्य को करते रहें। पढ़ाई आपका अभी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है, तो पढ़ाई पे आप लोग अपना फोकस जो है, ध्यान जो है वो लगाए रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा लैटविया का जो है वो लिंग अनुपात विश्व में क्या है, तो सर्वाधिक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, ये सब जो होते हैं वो मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया। तो मानव विकास सूचकांक जो प्रतिपादन करने वाले थे डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर है कि मानव विकास
सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो सबसे उच्च कोटि में कौन है? नॉर्वे आपका है। कौन जी? तो नॉर्वे आपके सही जवाब हो जाएंगे। फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोरिकल्चर। बहुत बार इस प्रश्न को आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है 15 नंबर कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ में? तो डेनमार्क में जो था वो सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल रहा था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 16 नंबर कि रबर रोपण जो है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो रबर जो है आपका वो रोपण फसल है। ध्यान रखिएगा, रबर जो है आपका रोपण फसल है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में किसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं? स्लैश एंड बर्निंग कृषि को आदिम निर्वाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इसके अनेक नाम है, अनेक नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो लौह प्रगलन जो है वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। खेती प्राथमिक है, आखेट भी प्राथमिक है, व्यापार आपका तृतीयक है कि नहीं? जिसमें आप सेवाएं प्रदान करते हैं वो तृतीयक में आ जाता है आपका। अगला प्रश्न 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या जूट उद्योग? तो सिंपल सा टर्म्स है, जूट उद्योग जो आपका हो जाएगा कृषि उत्पाद आपका हो जाएगा, कृषि उद्योग आधारित उद्योग हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? इस तरह से प्रश्न पूछते हैं तो कुछ प्रश्नों को आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, केवल देखकर नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपके पास नॉलेज ऑलरेडी पहले से है। तो निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो याद रखिएगा वन आधारित कागज उद्योग जो है वन आधारित उद्योग है। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है कि खनन क्रियाकलाप है। सिंपल सा टर्म्स है, खनन नेचर से रिलेटेड है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? सबसे बड़ा, तो खेती प्राथमिक हो गया, आखेट भी प्राथमिक हो गया, व्यापार आपका तृतीयक हो गया, बाह्य स्रोतन आपका पंचम क्रियाकलाप है, जिसको अगर सब अपने शब्दों में बोले तो ठेका देना होता है। रेल मार्ग का जाल सघनतम घनत्व है किस देश में? सबसे ज्यादा रेल मार्ग का सघनतम घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखिएगा, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। इससे जो होता है बृहद ट्रंक मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन है आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो कोलकाता आंतरिक सामुद्रिक पतन है, मैनचेस्टर भी आपका आंतरिक सामुद्रिक पतन है, मेफिन्स भी आपका, एथेंस जो है आपका आंतरिक सामुद्रिक नहीं, ये बाह्य पतन है। क्लियर? तो ये एथेंस जो है आपका बाह्य पतन है। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो औद्योगिक पतन है। देखिए सारे प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, सभी प्रश्नों को आप देखते चलिएगा। लेनिनग्राद औद्योगिक पतन है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा जिनेवा में है। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अगला प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है। तो चैनल टनल जो है पेरिस को लंदन से जोड़ता है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य आपका वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है। किन कहता है कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय जो है LAIA के माउंट वीडियो, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, माउंट वीडियो। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है वो ग्रामीण लोग इसमें संलग्न होते हैं। सबसे ज्यादा जो सहभागिता होता है, सबसे ज्यादा जो भागीदारी होती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में गाँव वाले लोगों का होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा इसमें पीटर्सबर्ग जो है आपका औद्योगिक नगर, यानी कि ऑप्शन भी आपका है ये इंडस्ट्रियल है। भारत में अगर औद्योगिक नगर की बात करें तो जमशेदपुर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, इसे नियुक्त मतलब नए शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो अदीस अबाबा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर नहीं, परिवहन नगर है, देखिए आगे जा जाता है, परिवहन नगर पूछ रहा है ना। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? तो ऑप्शन है सिंगापुर, जहाँ पे लोग परिवहन, तो सिंगापुर है, मक्का है, लंदन है और आपके क्या हो जाएंगे, बीजिंग है। तो सही आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर आपका परिवहन नगर है। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है जिसे नया बसाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को नया बसाया गया, लाहौर ये सब पुराना है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो आती है वो चीनी तिब्बती की है, तो ध्यान रखिएगा। द्रविड़ का जो है 20% है, आस्ट्रिक आपके 1.38% है, भारतीय यूरोपीय 73% है, सबसे ज्यादा भारतीय यूरोपीय हो जाता है और सबसे कम आपका चीनी तिब्बती। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम चीनी तिब्बती, याद रखिए जिसका जनसंख्या ज्यादा है, चीन का जनसंख्या ज्यादा है तो भाषा में चीनी तिब्बती सबसे कम हो जाएगा और भारतीय यूरोपीय आपका जो हो जाएगा भाषा में सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसका सहभागिता जो है वो 73% है। क्लियर मित्रों? अगला प्रश्न आप देखोगे 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हम लोग बात करें तो सिक्किम की जो जनसंख्या है सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का
घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। घनत्व पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जो घनत्व है किसका है, तो बिहार का है। सिंपल सा टर्म्स आपको ध्यान रखना है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आप ध्यान दे लीजिए। 2011 का जनगणना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो सबसे ज्यादा अप्रवासी महाराष्ट्र में ही जाते हैं। महाराष्ट्र में लोग ज्यादातर के मतलब किसके लिए पलायन कर जाते हैं, अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए, तो ये सारे बात आपको इसमें मेंशन कर देना होगा। अगला देखिए 41 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। मैं सभी प्रश्नों को फटाक कराने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इन सभी सेट को, मैं देखिए बिना आंसर का ये सारा सेट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या करना है, खोलना है फोन को, तो एक पेज लेना है और सारे प्रश्नों को बनाकर देखना है कि कितना बन रहा है, फिर इस वीडियो से भी मिला लेना है कि कितना मेरा सही है। क्लियर। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, इतना कीजिए, प्रैक्टिस अभी करना होगा। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है, सबसे ज्यादा जो पुरुष का जो प्रवास होता है कहां से कहां होता है, तो गांव से नगर की ओर होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ग्राम से नगर की ओर। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 42, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है, तो केरल की जो कोटि है वो उच्चतम है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे 43 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है, तो उच्चतम किसका है, लक्षद्वीप का जो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा उच्चतम है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि केरल लगा दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है तो लक्षद्वीप का यहाँ पे 91.8% जो लोग हैं वो सारे लोग क्या हैं, तो साक्षर हैं। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो आगरा, कोलकाता, पटना, भोपाल। क्या हो जाएगा, भोपाल आपके सही जवाब हो जाएंगे, नदी तट पर अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, यहाँ पे खनन किया जाता है, तो खनन नगर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो खनन नगर है आपका। कहाँ गया, सिंगरौली जो है आपका खनन नगर है। अगला देखिएगा, हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से इसका जनरली संबंध है। और निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, जूट भी रेशेदार है, कॉफी मेस्टा भी रेशेदार है आपका, और आपके ऑप्शंस क्या है, कॉफी भी आपका रिश्तेदार है, तो कपास आपके, और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, निम्नलिखित में कौन रेशे, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शंस है जूट, कपास, कॉफी और मेस्टा, तो सही जवाब आपका कॉफी हो जाएगा। कॉफी जो है वो रेशेदार फसल नहीं है, कपास भी रेशेदार फसल है, मैंने थोड़ा मिस्टेक करा था बोलने में। अगला देखिएगा 48 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो केरल चाय होता है, असम में भी चाय होता है, पश्चिम बंगाल में चाय, राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान जो है चाय उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिएगा दोस्त, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है, गन्ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर, तो गन्ना जो है वो खाद्यान्न है, गन्ना जो है वो ग्रेन से आपका, सॉरी मक्का जो है आपका ग्रेन से आपका, तो मक्का आपका सही जवाब हो जाएगा, 49 का आपका सी हो जाएगा। गन्ना मक्का मुझे 2.5 अक्षर का शब्द है तो मुझे लगा कि वही, तो ध्यान दीजिएगा कौन जो है वो खाद्यान्न है, तो मक्का जो है आपका खाद्यान्न है, गन्ना तो आप जानते ही हैं, गन्ना को तो हम लोग ऐसे ही मतलब शरबत उर्बत रसूस ये सारा चीज। 50 नंबर प्रश्न है आपका, खाद्यान्न करने का मतलब अनाज, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो कपास उत्पादक पूछ रहा है, तो गुजरात में भी कपास होता है, हरियाणा में भी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जो है वो जनरली कपास के लिए नहीं जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कौन सबसे लंबा है, तो NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जल क्या है दोस्तों, तो जल जो है आपका एक क्या है, ऑप्शन है जैव संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं आपके, दो ऑप्शन से आपका अबायोटिक भी आपका है, जैव संसाधन भी है और अनवीकरणीय संसाधन भी है, तो क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बायोटिक या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अगला 53 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों से, हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो दोनों से है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है, वही अनवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब हो गया कि जो ऊर्जा मतलब जनरली जैसे कि अनवीकरणीय, जिसको हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, तापीय ऊर्जा जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय स्रोत है। क्लियर, तो ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल जो है वो कौन है आपका, तो थर्मल एनर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा ये तो हो गया, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, कहाँ में अवस्थित है हीराकुंड परियोजना भाई, तो उड़ीसा में आपका हीराकुंड परियोजना है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है वो काकरा पारनाविकीय ऊर्जा अवस्थित है, तो काकरा पारनाविकीय ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो गुजरात में आपका अवस्थित है, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो खेतरी का जो तांबा क्षेत्र है दोस्तों वो राजस्थान में है, खेतरी तांबा क्षेत्र राजस्थान में।
बोकारो इस्पात केंद्र आपसे पूछा 58 नंबर प्रश्न। तो ये तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है आपका बोकारो झारखंड में। निम्नलिखित कोयला खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में, झरिया भी झारखंड में, सिंगरौली आपका एमपी में है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगरौली आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? प्रमुख तेल क्षेत्र तो सबसे ज्यादा असम में ही न तेल होता है, तो असम आपके सही जवाब हो जाएंगे। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? अच्छा सा प्रश्न, इस बार के मॉडल में भी इस प्रश्न को दिया गया है। तो नई औद्योगिक की जो घोषणा नीति जो हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। तो मैं आपको इंटरनेट द्वारा जारी सारे मॉडल सेट को करा दूंगा। ये सेकंड मॉडल सेट आपका चल रहा है, 2-3 मॉडल सेट और है, उसको मैं फटाक से कंप्लीट ही कर दूंगा। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो औद्योगिक अवस्थापना का देखिए, जब हम लोग को किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन जो देखते हैं, तो बाजार भी वहां रहना चाहिए, पूंजी भी रहनी चाहिए, ऊर्जा भी रहना चाहिए। तो इनमें से सभी आपके हो जाएंगे जवाब। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बहुत लेटेस्ट चल रहा है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में हुआ था, और इलाहाबाद से नैनी तक सबसे पहले वायु परिवहन की सेवा चलाई गई थी। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय आपका हाजीपुर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो पता है आपको श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अभी नया वाला मॉडल पेपर में आपको दिया गया था जम्मू को कन्याकुमारी से, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, तो ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर है तूतीकोरिन पतन स्थित है, कहाँ में स्थित है भाई? 66 नंबर प्रश्न है। तो तूतीकोरिन पतन आपका तमिलनाडु में स्थित है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होता है। और 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो सबसे ज़्यादा हमारा तो चीन से सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदारी है। अगर चीन, पता ही है चीन पे कितना डिपेंडेंट है भारत। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, ये सब हो जाएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किस लिए? प्रवास के लिए, है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए नहीं होगा, वायु प्रदूषण में नहीं होगा, तो प्रवास के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने बहुत ही कम समय में आपको टोटल 70 प्रश्न कराया, और मैंने सेट नंबर 1 को भी करा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप जाइएगा चैनल पे, तो अभी लेटेस्ट अपलोड हुआ है तो आपको तुरंत मिल ही जाएगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को अटेम्प्ट करते रहिएगा, क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। बने रहिए एकदम मेरे साथ, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, बस सेल्फ स्टडी करते रहिए। साथ ही साथ सॉफ्ट स्टडी प्लस सेल्फ स्टडी इज इक्वल टू सक्सेस होता है, तो ध्यान दीजिए, सॉफ्ट स्टडी प्लस सेल्फ स्टडी इज इक्वल टू सक्सेस। तो सक्सेस अगर पाना है तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है।